हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल और अपनी सेहत का आप ध्यान रख रहे होंगे। सेहत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी लाइफ का। आप सेहत हैं, आपकी अच्छी सेहतमंद हैं आप, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी सेहत पर ध्यान दें और सेहत के साथ पढ़ाई पर, ठीक है? दोनों को साइमल्टेनियसली चलाएं, ठीक? और उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो पढ़ा था सॉल्ट एनालिसिस। क्या पढ़ा था? सॉल्ट एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ लिया था सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। और एक टाइप की रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी जिसे हमने नाम दिया था पीपीटी रिएक्शन या एक्सचेंज रिएक्शन। क्या नाम दिया था जिसको अपन ने? पीपीटी रिएक्शन या बोलो आयन एक्सचेंज रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरी रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन में जितने भी पार्ट आएंगे वो सारे के सारे सॉल्ट के अंदर भी आ जाएंगे और सॉल्ट के अंदर आने के साथ साथ वो पी ब्लॉक में भी आएंगे। तो जितने भी आपको यहां पढ़ाया जाएगा वो सब पी ब्लॉक में भी यूटिलाइज होता है। जितना भी यहां पढ़ाया जा रहा है वो सब सॉल्ट के अंदर भी यूटिलाइज होता है। दोबारा बोलो, जितना भी यहां पढ़ा रहे हैं वो सब सॉल्ट में भी यूटिलाइज होगा और पी ब्लॉक में भी होगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार ये MnSO4 हो गया, ये जिंक हो गया, ये ZnSO4 हो गया और ये आपका Mn बन गया। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ? रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ? रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो देखो यहाँ पर आपका +2 है और ये 0 आ गया। ये 0 आ गया तो क्या हुआ इसका? रिडक्शन। ये 0 है, ये +2 आ गया तो ये क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। क्लियर आया ना? पक्का? तो अब आप देख सकते हो ये इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और ये इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर आया ना? सिंपल। अब एक और रिएक्शन देखो, CuSO4 + Zn एरो, Cu + ZnSO4 आ गया। यहां देखो आप, ये +2, ये आपका +2, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0 से +2 गया, ये +2 से 0 आया, यानी ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ये आपका रिडक्शन आ गया और ये आपका ऑक्सीडेशन आ गया, ठीक? इसी तरह से अगर उल्टी रिएक्शन कर दें, ZnSO4 + कॉपर, अब क्या करें? CuSO4 + जिंक। अगर आप ध्यान दें तो ये +2 हो गया, ये आपका 0 आ गया, ये क्या हुआ इसका? रिडक्शन। ये 0 और ये आ गया +2 तो ये क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिसमें हमने कहा है कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। यह आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। क्लियर? लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाली रेडॉक्स नहीं होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाली नहीं होती और ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाली होती है। अब ये फंस गए। अब आप बोलो ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? क्यों इस रिएक्शन के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? ये कैसे पता चल गया साला आपको कि नहीं हो रही है? हमें कैसे पता चलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा डाउट विद्यार्थियों का, हमें कैसे पता चलेगा? तो अब हमें कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। इसको देखने के लिए आपको एक सीरीज पता होनी चाहिए और वो ये होती है लिथियम
इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये सीरीज याद करनी है, और ये सीरीज अगर याद हो गई तो आपको मैं बहुत सारी रिएक्शन ऐसे टिप्स पे याद करवा दूंगा। अब इस सीरीज को याद करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ये नीचे वाली दिखाई नहीं दे रही यार, है ना, ये दिख रहा है, देखो जरा, ली के काका ने, हाँ ली तो दिख रहा है। अब दिख रहा है क्या? हाँ अभी क्लियर दिख रहा है, यस। चलो इधर देखो, तो हमने क्या कहा, ये सीरीज आपको याद करनी है, और इस सीरीज को याद करने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा जो है वो ब्रेट ली है, नाम तो सुना होगा, ब्रेट ली फास्ट बॉलर। उस ब्रेट ली की शादी की बात चल रही है। जब शादी की बात चलती होती है तो जनरली दहेज मांगा जाता है, और उस दहेज के अंदर मांगना के लिए हम हमारे बुजुर्ग रिलेटिव्स को भेज देते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत स्टाइल से मांगते हैं, आप जो भी दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे, सब कुछ आपकी बेटी का है, सब कुछ उसी का रहेगा। तो जब दहेज की बात हुई तो दहेज की बात के अंदर क्या हुआ जरा देखना, कि ली के काका ने मांगी अलमारी। ली के काका ने मांगी अलमारी, देखो आप, अलमारी मांग रहा है वो, यानी कि जब हमने अपने अंकल को भेजा कि जाओ दहेज की बात करके आओ, तो वो जाकर वहां क्या बोलते हैं कि अलमारी दे दो एक। सब शॉक्ड हो गए, सब शॉक्ड हो गए, और हम भी शॉक्ड हैं कि अलमारी मांग रहा है। तो जब उसने देखा सबको कि शौक दे, तो उसने कहा बेवकूफ वाले, तुम्हारे जैसों की शादी नहीं है, ब्रेट ली की शादी, बहुत पैसा उसके पास, बहुत पैसा इधर उधर उड़ उड़ के जाता है, इसलिए हमें एक अलमारी चाहिए अच्छी, शालीमार जैसी, डिजिटल, ताकि हम उसमें पैसे बचा के रख सकें। तो ली के काका ने मांगी अलमारी। अब देखो अंकल क्या बोलते काका, कि मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह, यानी कि वो कह रहा है कि पैसा है, यानी पैसा, जो जनरेटर, जो बड़े बड़े डीजी सेट आते हैं, डीजी सेट आने पर आपको पता है क्या होता है, डीजी सेट आते हैं तो डीजी सेट में क्या होता है, बहुत महंगे आते हैं वो डीजी सेट, जनरेटर, कार नो डाउट बहुत महंगी महंगी आती है, फ्रिज, सीडी प्लेयर, होम थिएटर सिस्टम जो होते हैं वो, कोनी स्नेह, ये सब नहीं चाहिए। कोनी स्नेह, स्नेह मतलब अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है इन सब चीजों से, बहुत है उसके पास। तो उसने क्या बोला, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी स्नेह, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो ये की पॉइंट एक अलग हो गया, ठीक है, ये की पॉइंट अलग हो गया, ठीक। और ये की पॉइंट के बाद अब ये अगला की पॉइंट है, इसमें क्या है, ये प्रभा, प्रभा नाम की एक लड़की है, ये कोटा में कोचिंग करने आई है। अब ये क्या पढ़ाई कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, पढ़ाई करने के साथ इसका ग्रुप बन गया, और ग्रुप वालों ने सबने सोचा आज तो हम जुलूस निकालेंगे। तो जुलूस निकालने के लिए प्रभा जो है वो झंडा लेके आगे चल रही है। तो जब कोई झंडा लेके आगे पड़ता है और पुलिस आती है मारने, तो सबसे पहले उसी के पड़ती है। तो यही हुआ उसके साथ, ठीक है। क्या हुआ देखो, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं, और जब पिटाई होती तो आवाज आती ना, आऊं आई आ ऊ आई नहीं। तो क्या हुआ, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। क्लियर। तो ये दो की पॉइंट आपके पास हो गए। ये मैंने की पॉइंट इसलिए बनाया प्रभा वाला कि ये सब मिलकर के एक जैसी रिएक्शंस देंगे, ये सारे एक जैसी देंगे, वो अलग देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे, अब इनकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ये यहां से यहां तक लेड भी आएगा उसमें, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और ये कॉपर वाला जो है, कॉपर, इससे मिला के ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। हाइड्रोजन एक रेस्पेक्ट होता है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिड्यूसिंग पावर चेक की जाती है, इसलिए हाइड्रोजन को हमने नहीं लिखा। और हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन को हमेशा किसमें लेना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो रेस्पेक्ट है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिख रहे हम यहाँ पे। मेटल्स के लिए लिखा है देखो सारे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड है और ये वीक है। मैंने आपके लिए इसी तरह से की पॉइंट बनाया है कि आप देखो ऊपर याद रहेगा। तो ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी कौन इसने, इसमें आप क्लियर बोलो, ली के काका ने मांगी अलमारी, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। फिर आया मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह,
मैंने यहां रोक दिया, पता है क्यों? क्योंकि यहां तक सारे एलिमेंट एक जैसी रिएक्शन देंगे, ये वाला जो लेड होता है वो इनकी तरह रिएक्शन देगा। ये भी बताऊंगा क्यों है, सब बात की बात है, इसलिए की पॉइंट ऐसा बनाया है। ठीक, तो ये आपकी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या कहलाती है बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम डाउन द सीरीज आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। दोबारा बोलो, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक। और नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब सुनो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना पहले, कईयों को तो हो सकता है ये नहीं पता हो। तो जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका क्या हो गया? ये रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हुआ वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि अगर ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है तो इसका मतलब निकलता है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा। अगर वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है तो वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर ये M जो है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेंगे। मतलब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में ये जो ऊपर वाले हैं ये अपने से नीचे वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में सिर्फ ऑक्सीडाइज होंगे। ये जो ऊपर वाले हैं वो अपने से नीचे वाले में के रेस्पेक्ट में सिर्फ, ये जो ऊपर वाले हैं वो अपने से नीचे वाले के रेस्पेक्ट में सिर्फ ऑक्सीडाइज होंगे। ये जो ऊपर वाले हैं वो अपने से नीचे वाले में सिर्फ ऑक्सीडाइज होंगे, सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड होंगे, सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड होंगे, सिर्फ ऑक्सीडाइज। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, ऊपर वाला कौन है? मैंगनीज। जिंक क्या है? नीचे। मैंगनीज ऊपर है, जिंक नीचे। ऊपर वाला है तो सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा। इस रिएक्शन में रिड्यूस हो गया, यानी ये रिएक्शन नहीं हो सकती, गलत। इसलिए ये गलत, ये रेडॉक्स नहीं है। कॉपर और जिंक में देखो, कॉपर ऊपर है या जिंक? जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक क्या होगा? सिर्फ ऑक्सीडाइज। लेकिन यहाँ जिंक क्या कर दिया आपने? ऑक्सीडाइज। कॉपर को क्या किया? रिड्यूस। इसलिए ये रिएक्शन हो रही है। नीचे आओ, नीचे आने पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्या हुआ? यहाँ जिंक +2 से क्या बन रहा है? जिंक। दिमाग लगाओ, जिंक ऊपर है कि कॉपर? जिंक ऊपर है। अगर जिंक ऊपर है तो जिंक सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको फिजिकल में नहीं पढ़ाया गया तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस लाइन के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये फिजिकल वाले सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? दो पोटेंशियल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। यानी अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यानी कि रेडॉक्स जो हो रही है वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करेगा उन सभी फैक्टर्स पे हमारा रेडॉक्स डिपेंड करेगा। उन सभी फैक्टर्स पे हमारा रेडॉक्स डिपेंड करेगा। क्या बोला जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करेगा उन सभी फैक्टर पर हमारा रेडॉक्स डिपेंड करेगा, उन सभी फैक्टर पे हमारा रेडॉक्स डिपेंड करेगा। क्लियर सबको? अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप यहां पर डाउट में आ गए तो ये आपको फिजिकल में बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है, कि जब भी कभी किसी रॉड को, ये से रॉड है मेटल की, इसको उसी के एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते हैं और डालने के बाद हम उसका सेल बना देते हैं, तो ये अगर आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो गया। इस तरह से पोटेंशियल को निकाला जाता है। ठीक है,
ये मैंने बहुत छोटा सा बताया ऐसे ही, सर आपको डिटेल में बताएंगे। और वहाँ हाइड्रोजन वाला केस भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है सब कुछ, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खुल जाएगी। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, और इतना अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, आपने को ये सब नहीं समझना था, हमें सिर्फ एक लाइन समझनी थी, वो ये कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होगी वो कैसे होगी। यहाँ इस सीरीज में जो ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो नीचे होगा वो रिड्यूस होगा, तो रेडॉक्स बोलना है वरना नहीं बोलना, बस इतना समझ में आ गया। अब ये ऊपर और नीचे है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए की पॉइंट दे दिया मैंने आपको। क्या की पॉइंट दिया? ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी कोनी स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी कोनी स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो अब हमें समझ में आ गया कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो बताता हूं। ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला होता है RTLN Q अपॉन NF, जहां पर ये T मतलब है टेम्परेचर, Q मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यहां N बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। और F फेराडे कांस्टेंट है, R आपको पता ही गैसियस कांस्टेंट है। ये पूरी LNQ एक वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। अब आप देखो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है? T के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? T। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इस कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो यानी कि अब हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना। पहला इफेक्ट जिस पर हमारा रेडॉक्स डिपेंड कर रहा है वो है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और उसको हम यहां बोलते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसे देख रहे हैं वो देखना पहले। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो MnO4 माइनस एक आयन होता है और उस आयन का कलर जो होता है वो पिंक या पर्पल कलर होता है, ठीक है। अब ये MnO4 माइनस आयन है, ये पिंक या पर्पल कलर है। अगर इसको एसिडिक मीडियम में डाल दें तो ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Mn+2 में। अब यहां देखोगे आप तो ये क्या है? +7। इस आयन का नाम होता है परमैग्नेट आयन। इस आयन का नाम होता है मैग्नेट आयन। दोबारा बोलो, इसका नाम क्या है? परमैग्नेट। इसका नाम क्या है? मैग्नेट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? 5 का चेंज आया। यहां देखोगे तो कितने का? 1 का चेंज आया। यहां +4 है तो यहां कितने का चेंज आया? 3 का चेंज आया। तो अगर इस हिसाब से अपन बात करें तो इस हिसाब से बात करने पर, बोलो, इस हिसाब से बात करने पर यहां पर आप +7 से कितने का चेंज लाए? 5 का। यहां से यहां तक कितने का लाए? 1 का। यहां से कितने का लाए? 4 का। तो आप देखो अगर मैं मीडियम का पीएच बदल रहा हूं
तो नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे नहीं हो रहे? यहाँ 7 था प्लस, वहां कितना आ गया प्लस 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 आए नहीं आए इस मीडियम में कहीं ना कहीं से, तो n की वैल्यू आएगी 5, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चेंज हो गया। मीडियम ये रखोगे तो n की वैल्यू आएगी कितनी 1, तो मीडियम में n की वैल्यू 1 रखोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। ये वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 3 रखोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा फॉर्मूले में। तो कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पर, चेंज होता जा रहा है ना मीडियम से। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको ये वाले ऑब्जर्वेशंस लर्न करनी पड़ेगी। पहली ऑब्जर्वेशन है कि अगर MnO4 माइनस, जिसका खुद का कलर आपको याद होना चाहिए पिंक या पर्पल कलर है, तो MnO4 माइनस आपका पिंक या पर्पल कलर होता है, और पिंक या पर्पल कलर होने के बाद एसिडिक मीडियम अगर लेते हैं तो एसिडिक मीडियम के अंदर वो Mn+2 में चला जाता है, जिसका खुद का कलर क्या है लाइट पिंक, और उस लाइट पिंक वाले की जो ऑब्जर्वेशन है वो कलरलेस दिखती है। लाइट पिंक वाले की जो ऑब्जर्वेशन है वो कलरलेस दिखाई देती है। अब देखो अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, वो कलरलेस, लेकिन जब आप ऐसे देखोगे अंदर से तो लाइट पिंक दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा तरह से पिंक है। अब पिंक अगर मान लो अचानक से लाइट पिंक हो जाए बहुत, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन क्या बोलोगे, कलरलेस जैसा ही बोलोगे ना, हो गया, क्योंकि आप इतना ध्यान से थोड़ी देखोगे उसको कि यार बिल्कुल लाइट पिंक हो गया ये। अगर आपसे बोले स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होगा, तो आप बोलोगे मैग्नेट आयन में, और कलर क्या होगा ग्रीन। और अगर लाइट बेसिक या न्यूट्रल बोल दे तो MnO2 ब्राउन। आपको पता है बेयर्स रिएजेंट पढ़ाया होगा सर ने ऑर्गेनिक में, 1% एल्कलाइन के MnO4 सॉल्यूशन, तो 1% एल्कलाइन होगा तो लाइट बेसिक हो गया या ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही हो गया। एल्कलाइन सॉल्यूशन में जो MnO4 माइनस है तो वो किस में जाएगा, MnO2, ब्राउन कलर आता है वहां पे। तो बेयर्स रिएजेंट होता है 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, तो ऑब्जर्वेशन आपकी MnO2 की ब्राउन आ गई। अभी तक क्या पढ़ा, पहले तो ये समझे हम रेडॉक्स रिएक्शन आपको कैसे पढ़ना है इसको। पहला अपन ने ये समझा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो ऐसे ही सिंपल लिख दो अगर आप, और उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो तो वो रेडॉक्स नहीं है। उसके लिए आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए जो मैंने लिखी थी। इस सीरीज का एक रूल है कि जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहिए और इस सीरीज का जो नीचे एलिमेंट है वो रिड्यूस होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। बस इतना सा समझा था अपन ने वहां पे। फिर हमने पढ़ा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन डिपेंड करती है किस पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, क्योंकि पोटेंशियल से ही तो आंसर आ रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जिन जिन चीजों पर डिपेंड करता है उन सभी चीजों पर हमारा रेडॉक्स डिपेंड कर रहा है। तो पहला हमने लिखा उसमें पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड कैसे कर रहा है, वो नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं। ठीक है, अब सवाल आया कि क्या हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब हमेशा हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंट रोल आएगा कि MnO4 माइनस अगर एसिडिक मीडियम में हो तो क्या ऑब्जर्वेशन है, कलरलेस या लाइट पिंक। और अगर बोले वो आपसे कि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक के अंदर कौन सी है, तो ग्रीन, और अगर बोले आपसे कि न्यूट्रल में कौन सी है, तो ब्राउन। क्लियर? अब यहां पर एक सवाल पूछा था, बताओ आंसर बताओ फटाफट, चलो। ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है भाई, ये कहाँ आया था ये सवाल, जल्दी बताओ। ओलंपियाड में कहाँ आया था, ओलंपियाड में, चलो बताओ। सिंपल है, Mn+2 आंसर है। अभी तो बताया था कलरलेस होता है, आया ना, गलत, नो ना ला 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 ला, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन पढ़कर आए हैं। कोऑर्डिनेशन में बताया था D1 से लेके D9 तक कलरफुल होते हैं, एक को छोड़ के Fe F6।
3 माइनस, वो कलरलेस था बस। कौन था? FeF6 3 माइनस। सिर्फ ये कलरलेस है, बाकी सब कलरफुल होते हैं। ये D5 आ रहा है, D5 है तो ये कलरफुल है, इसीलिए मैंने इसका कलर भी लिखा था लाइट पिंक। क्लियर? जबकि टाइटेनियम को आप देखोगे तो टाइटेनियम पर +4 है तो 3D0 आएगा। और आपको लिखवाया था मैंने कि D0 होता है तो कलरलेस होता है। ठीक है, तो D0 D10 कलरलेस होते हैं, इसलिए आंसर ये जाएगा टाइटेनियम +4। इट इज अ ओलंपियाड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल था, आया था ये, और ये गलत हुआ था कई बच्चों से, लेकिन अपने बच्चों ने सही किया था, क्योंकि मैं ऐसा का ऐसा ही सवाल कराता हूँ, सिंपल सेम ही रिपीट हो गया। और लाइट पिंक इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि ये डाउट क्रिएट करता है हमेशा, तो आप दिमाग में रखें ऑब्जर्वेशन कलरलेस थी, एक्चुअल कलर तो क्या है उसका? लाइट पिंक। तो Mn+2 इज नॉट अ कलरलेस केटायन, इट इज अ लाइट पिंक कलर केटायन। क्लियर? ऑब्जर्वेशन जो है वो कलरलेस है। क्या बोला मैंने? ऑब्जर्वेशन जो आ रही है वो कलरलेस है। हो गया? अब इधर देखो, ये आपके पास आया तो ये आपका हो गया pH ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सर ने अगर पढ़ाया हो थर्मोडायनेमिक्स तो आपको ये रिएक्शन अगर बताई हो, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसमें आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो डेल्टा G नोड बराबर होता है -NF E नोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ अगर देखें अपन तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर जाएगी? मुझे लग रहा है इधर से इधर जाना पसंद करेगी। पक्का? लिथियम क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो। तो यहां से अगर इधर जाएगा तो क्या हो रहा है? ये तो किधर से किधर जाना पसंद करेगी? इधर से इधर, सॉरी, है ना। इसको यहाँ पुट किया तो ये प्लस आ गया, प्लस आने का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन उल्टी जानी, यानी यहाँ से यहाँ जाना पसंद करेगी, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन लिथियम प्लस से लिथियम आना पसंद थोड़ी करेगी। आपको ये तो पता है ना, डेल्टा G अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ना कि आगे की डायरेक्शन में। दोबारा बोलो, आराम से समझो। ये लिथियम प्लस से लिथियम का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी उसने, -3.05 पोटेंशियल की एक वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको नहीं बताया तो अभी के लिए आप ध्यान रख लें, आपको सर बताएंगे, सब आ जाएगा। ये इस वैल्यू को देखो, ये दी हुई है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करा तो प्लस क्या हो जाएगा? ये प्लस। डेल्टा G प्लस होता है तो रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि पीछे की तरफ जाती है, यानी लिथियम से लिथियम प्लस बहुत सारा बनेगा, लेकिन लिथियम प्लस से लिथियम नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि जो लिथियम होगा वो तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ भाग रहा है, लेकिन लिथियम प्लस यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है। इसका मतलब लिथियम प्लस क्या होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे एक थ्योरी तैयार हो गई हमारे पास। क्या थ्योरी तैयार हुई? कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका जो कैटायन होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका जो कैटायन है ऑब्वियस सी बात है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब जो हाइड्रोजन होता है, अभी मैंने बताया था, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जो H+ बनेगा, अब वो H+ क्या बन जाएगा बताओ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा वो? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा जल्दी बताओ? वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो समझना आप, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन है पानी के साथ, और पानी के अंदर यहाँ पर ये H+ है, ये OH- है, ठीक है। और ये आपका सोडियम मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? अब रिएक्शन जब हो रही है तो यहाँ पर ये बन रहा है NaOH+ H2, रेडॉक्स है कि नहीं? देखो, ये 0 से ये प्लस में आ गया और ये प्लस से 0 में चला गया, तो प्लस से 0 में गया तो क्या हो गया? इसका रिडक्शन। प्लस से 0 में गया तो क्या हुआ? रिडक्शन। प्लस से 0 में गया तो क्या हुआ? इसका रिडक्शन। और ये Na0 से क्या आ गया? Na+, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई।
ठीक है। अब टेम्परेचर का रूल क्या है जरा सुनना। जैसे ही मैंने सोडियम की जगह मैग्नीशियम लिया तो रिएक्शन नहीं हो रही है। पूछो क्यों? मैग्नीशियम क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग, सोडियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करो तो मैग्नीशियम थोड़ा वीक हो गया। ये थोड़ा सा क्या हो गया, वीक। क्या हो गया, वीक। क्यों हो गया, उसका रीजन समझना। क्यों वीक हुआ? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम के नीचे आ रहा है। क्यों वीक हुआ बताओ? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर रेडॉक्स डिपेंड करती है, और फॉर्मूला लिखा था जब मैंने, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताया था टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब अगर आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यहां पर इसका पावर कम हो गया। ठीक है, तो आपने इसका पावर बढ़ाया, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, आपने इसको पानी को बॉईल कर दिया, वार्म कर दिया पानी को। पानी को अगर वार्म किया तो इसकी पावर बढ़ गई, इसकी पावर बढ़ गई, इसलिए इसके साथ रेडॉक्स कर लिया, और रेडॉक्स करके आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बना दिया। इसलिए रिएक्शन वार्म वाटर से करता है मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि उसका पावर कम है। इसलिए हमें रिएक्शन कराने के लिए क्या देनी पड़ती है, बोलो? हीट, वार्म करना पड़ता है। अब यहां पर अगर मान लीजिए मैग्नीशियम वार्म पे कर रहा है, तो क्या जिंक कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकता है क्या? कोल्ड वाटर मतलब नॉर्मल वाटर? नो। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम ही वार्म वाटर से कर रहा है भाई, तो जिंक कैसे कर सकता है? जिंक तो और नीचे आ रहा है। जिंक तो कह रहा है भैया जो ये मेरे जो बड़े बड़े बॉस लोग हैं यही नहीं कर रहे तो साला हम का चीज है ना, हम तो बहुत तुच्छ हैं, हम नहीं कर सकते कोल्ड वाटर से। हमारा बॉस ही साला मैग्नीशियम किससे कर रहा है, वार्म वाटर से, तो हम कहाँ कोल्ड वाटर से करेंगे? भाई कोल्ड वाटर का मतलब टैप वाटर होता है, कोल्ड वाटर का मतलब फ्रिज वाला वाटर नहीं होता निकाल के। पहले ही दिमाग रखना, जहां भी हम कोल्ड वाटर यूज करेंगे इसका मतलब नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, यानी कि बिना हीट किया हुआ वाटर, यानी कि बिना हीट किया हुआ वाटर, यानी कि बिना हीट किया हुआ वाटर। यस, तो ये कोल्ड पे नहीं करेगा। तो अब ये अगर रिएक्शन करेगा तो सोचो किस पे करेगा? ये वार्म पे कर रहा है तो ये हीट पे करेगा। ये किस पे करेगा? हीट। ये 0 प्लस और ये माइनस। अब देखो आप क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर ये हीट पे कर रहा है तो इसके नीचे एक और आ रहा है Fe, आयरन। क्या आयरन कर पाएगा हीट पे? नो, ना हीट पे करेगा, ना कोल्ड में करेगा, ना कहीं करेगा, नो रिएक्शन। इसलिए आपको इसको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो स्टीम होती है यार, Fe स्टीम पे रिएक्शन होती है, और ये आपका Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। Fe3O4 क्यों बना? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर दिया अपन ने, जिसकी वजह से यहाँ जो बना होगा वो आयरन हाइड्रोक्साइड बना होगा, वो टूट गया इसमें ऑक्साइड में। ठीक है, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं ना स्टीम है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया आपने, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वो टूट गया हाइड्रोक्साइड, और वो ऑक्साइड बन जाता है Fe3O4। Fe3O4 खुद एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये FeO प्लस Fe2O3 से बना होता है, जहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3। तो अगर सवाल कभी पूछे कि Fe3O4 क्या है तो आप क्या बोलोगे? एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe3O4 में जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आप बोलोगे +2 और +3। क्यों? क्योंकि वो FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना है। क्लियर? तो ये आपका ये समझ में आ गया। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि यार आयरन तक अपने टेम्परेचर को बढ़ाया, किसके टेम्परेचर को? पानी के। किसके टेम्परेचर को बढ़ाया? पानी के। अब इसको थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में समझना। मान लो आप जो है वो बैठे हुए अपने रूम के अंदर, आपका एक दोस्त आया और दोस्त ने आकर क्या कहा कि यार मूवी देखने चलें, तो आपने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा। फील लेना है ना, आप मतलब वो H+ एग्जाम्पल में, और आपका जो फ्रेंड है वो ही एलिमेंट है। ठीक है, तो वो आया, उसने कहा यार चलेगा क्या? उसने कहा मेरा मन नहीं है यार। तो उस दोस्त ने कहा चलना यार, मैं दे दूंगा पैसे, टेंशन मत ले, चल। बोला नहीं यार मन नहीं है यार,
अरे मैं दे रहा हूँ ना पैसे। अरे नहीं वो भूख भी लग रही है यार। अबे खिला दूंगा ना, चलना। अब यार पैदल पैदल कौन जाएगा इतनी दूर यार, मैं नहीं जा रहा। बोला साले ऑटो में ले चलूंगा ना कलेक्टर, चलना। तो हम तैयार हो गए, क्योंकि वो हमें मूवी का पैसा भी दे रहा है, खाने का भी दे रहा है वहां पे, और ऑटो में भी लेके चल रहा है, तो बढ़िया है, फोकट में चलो। इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो पावरफुल है, पावरफुल है, इससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, क्योंकि आप बहुत वीक थे, ना आपके पास साले खाने के पैसे थे, ना आपके पास टिकट के पैसे थे, ना आपके पास ऑटो का पैसा था। क्लियर? पर वो पावरफुल था, इसलिए उसने आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। ठीक है? अब आया दूसरा फ्रेंड, अगली बार, अगले दिन बोला आपसे कि चले मूवी देखने चले। आपने कहा नहीं भाई यार हम नहीं चलेंगे। बोला क्यों? बोला नहीं मन नहीं है। बोला ठीक है चलना यार, पैसे मैं दे दूंगा। बोला नहीं यार अब भूख भी लग रहा है। अरे मैं खिला दूंगा यार, टेंशन क्या ले रहा है, चलना। बोला नहीं यार पैदल पैदल कौन जाए। अब उसने कहा यार देख पैदल पैदल जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अभी इससे ज्यादा नहीं है। मैं तेरे टिकट के पैसे दे दूंगा और खाने के पैसे दे दूंगा, लेकिन चलना तो या तो तेरे को खुद ही अरेंज करना पड़ेगा अगर ऑटो से चलना है तो इसका मतलब उसने ऑटो जितने पैसे अरेंज किए 10 रुपया, यानी कि वार्म किया उसने अपने आप को। ठीक है, क्योंकि उसे मूवी जाना था, तो वो ठीक है अपने मकान मालिक से जाके ले आया, 10 रुपया दे दीजिए, हमारा किराया आएगा जब हम दे देंगे। मूवी हो गई। अब तीसरा फ्रेंड आया, तीसरे फ्रेंड ने कहा चल मूवी देखने चलेगा। बोला नहीं यार मन नहीं है। कि क्यों? अरे पैसा नहीं है यार। बोला ठीक है हम दे देंगे टिकट का पैसा, काहे टेंशन लेते हो। बोला नहीं यार भूख भी लग रहा है यार, और कहाँ पैदल पैदल जाएंगे। तो बोला देख टिकट का पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन यार अब बाकी का पैसा तो तेरे को अरेंज करना पड़ेगा। बोल। तो सोचता है कि ठीक है एक काम करते हैं, टिकट का तुम दे दो हम अरेंज करते हैं। तो अब अपने मकान मालिक से जाके थोड़ा और पैसा लेकर आया, इस बार ज्यादा लाया, टिकट किसका, खाने का भी लाया और ऑटो का भी लाया। ज्यादा पैसा लाया मतलब ज्यादा टेम्परेचर लाया। ठीक है, अगली बार अगला फ्रेंड आया, अगला फ्रेंड ने कहा कि यार मूवी देखने चलेगा। उसने कहा ठीक है चलेंगे। तो अगले फ्रेंड ने कहा कि काम कर अपना पैसा तू खुद ला, मेरा पैसा मैं लाऊंगा तभी चलेंगे, मेरे पास नहीं है पैसे इतने। तो उसको मकान मालिक से मूवी देखने के लिए बहुत सारे पैसे लाने पड़े। अब की बार टिकट का पैसा भी लाया, अब की बार ये भी लाया, और समझिए तो स्टीम कर दिया। अब खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब जो आप H+ था वो खत्म हो गया, क्योंकि पैसा मांग चुका खूब सारा। भाई इतना पैसा ले लिया, टिकट का ले लिया, खाने का ले लिया, ऑटो का ले लिया, अब क्या करें। तो अब आयरन से नीचे वाला, यानी अब अगला फ्रेंड जब आएगा तो आयरन से नीचे वाला है। अगर वो कहेगा कि मूवी देखने चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, चलो। बोला पैसा तो तुम लाओ साले। आयरन से नीचे वाला क्या बोलेगा, मूवी देखने चले। तो ध्यान से सुनना, आयरन के नीचे वाला भी क्या बोलेगा, मेरे पास भी पैसे नहीं है। और H+ भी बोलेगा मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो मूवी चलेंगे कैसे। तो अब अगर आप ये कहते हो कि जब H+ को कि तू अपने मकान मालिक से ले, तो H+ कह रहा मैं तो ले चुका, इतना लेना था भाई स्टीम, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं नहीं ले रहा। अगर मूवी देखने चलना है तो अब तू जा अपने मकान मालिक से मांग के ला, और मकान मालिक यहाँ पर टेम्परेचर है। यानी कि आयरन से नीचे वाला एलिमेंट अगर आएगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से, क्योंकि आयरन खुद स्टीम पर कर रहा है। तो अगर आयरन से नीचे वाले एलिमेंट की रिएक्शन करवानी है तो उस एलिमेंट का खुद का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा खूब सारा, तब जाकर के उसके पास पोटेंशियल बढ़ेगा। और जब उसका पोटेंशियल बढ़ेगा तब वो रिएक्ट करेगा आगे। जब उसका पोटेंशियल बढ़ेगा तब वो आगे रिएक्ट करेगा। जब उसका पोटेंशियल बढ़ेगा तब वो रिएक्ट करेगा। पॉइंट को समझ रहे हो आप। यानी कि अगर मैं आपको ले लूं कोई भी एक नॉन मेटल, आप देखना नॉन मेटल कोई भी होगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो नीचे ही आएगी। अगर कोई नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आएगी, हाँ या ना, नीचे आएगी। मेटल से तो नीचे आएगी तो उसका पोटेंशियल तो और कम होगा, नीचे आएगी तो उसका पोटेंशियल तो और कम होगा। तो अगर मान लीजिए आपने कहा बोरोन की वाटर से रिएक्शन कराओ, चाहे वो कोल्ड हो चाहे हॉट हो, तो आंसर है नो रिएक्शन। बट अगर बोरोन को खुद को हमने रेड हॉट ले लिया, बोरोन को खुद को अगर हमने रेड हॉट लिया तो रिएक्शन हो जाएगी और B2O3 + H2 बाहर आएगा। इसी तरह से अगर मैंने सिलिकॉन लिया, नॉन मेटल है ये भी, रिएक्शन होगी तो कब होगी, जब ये रेड हॉट लेंगे और यहाँ पर आपका SiO2 + H2 बनेगा।
वरना नॉर्मल कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्शन ये भी नहीं करेगा। तो ना बोरोन करेगा कोल्ड वाटर से और ना सिलिकॉन करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आयरन तक ही आपने वाटर का टेम्परेचर बढ़ा लिया, स्टीम बना लिया। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि इसका भी कुछ टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका भी कुछ टेम्परेचर बढ़ाओ, तब भी रिएक्शन हो जाएगी वो तो, क्योंकि फिर दोनों ने कुछ कुछ बढ़ा लिया अपना अपना पावर। अभी हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, पहले हम वाटर का पावर बढ़ा रहे थे, अब हम मेटल के पावर पे आ गए। ठीक है, आपको एक डाउट आएगा कि सर दोनों ही बढ़ा लें, तो बिल्कुल दोनों बढ़ा लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो फील आई कि नहीं आई कि टेम्परेचर का रोल आ रहा है? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिडॉक्स पॉसिबल हो पा रही है, वरना रिडॉक्स पॉसिबल नहीं हो पा रही। इसलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में कभी कभी कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती तो एग्जामिनर आपको कहता है जाके बॉईल कर लो इसको, और आप जब उसे बॉईल करते हो तो रिएक्शन हो जाती है। जब आप उसे बॉईल कर लेते हो तो रिएक्शन हो जाती है, जब आप उसे बॉईल कर लेते हो तो रिएक्शन हो जाती है। इसलिए बॉईल करने पर काई रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आया है। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? अगला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। आप देखो अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ जिंक है, जिंक जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है आपका ZnSO4 प्लस H2। जिंक की जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा रहे हैं तो बन रहा है ZnSO4 प्लस SO2। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा ये भी जिंक है, ये भी जिंक है, ये भी H2SO4 है, ये भी H2SO4 है, ये ZnSO4 है, ये ZnSO4 है, लेकिन यहाँ H2 बन रहा है, यहाँ SO2 बन रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से फर्क आ रहा होगा, वो है कंसंट्रेशन। ये डाइल्यूट और ये कंसंट्रेट है, इसका मतलब फर्क आ रहा है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आया नहीं आया रिएक्शन में? प्रोडक्ट बदल गया ना, कंसंट्रेशन के इफेक्ट की वजह से प्रोडक्ट बदल गया। दोबारा बोलो, कंसंट्रेशन के इफेक्ट की वजह से प्रोडक्ट बदल गया। तो कंसंट्रेशन के इफेक्ट की वजह से प्रोडक्ट बदल गया। अब ये क्यों हुआ वो रीजन समझते हैं। जब हम डाइल्यूट लेते हैं तो पहले आप समझना H2SO4 की कहानी क्या है। अगर हम H2SO4 की कहानी समझें तो देखो आप, H2SO4 में एक H+ है और एक सल्फेट है। H2SO4 में क्या है जल्दी बताओ? एक H+ है और एक सल्फेट है। अगर आप देखोगे तो H+ किस में जा रहा होगा? H2 में। सल्फेट किस में जा रहा होगा? SO2 में। आराम से समझना, H+ किस में जा रहा है? H2 में। सल्फेट किस में जा रहा है? SO2 में। तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो ये क्या है? +6। ये क्या हुआ? +4। यहां प्लस है तो ये क्या हुआ? 0। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन हुआ तो ये खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या हुआ? रिडक्शन, यानी ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी जब आप H2SO4 ले रहे हो तो हमारे पास दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहां पर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और डाइल्यूट जो होता है उसमें प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+ होता है, और कंसंट्रेशन में प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
वो कंसंट्रेट H2SO4 होता है। प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फेट तो SO2 बन रही है, डाइल्यूट ले रहे हैं तो H2 बन रही है। तो आज के बाद आपको ये क्लियर याद करना है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से आंसर आया है। वैल्यू अभी आपको नहीं पता, क्यों? इलेक्ट्रो नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रो पढ़ भी लिया तो इनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रो अगर पढ़ा है तो फील आ जाएगी कि जो सर लिखते थे जैसे Cl- और Cl2 बराबर -3.6, तो उसकी वैल्यू पुट करके आप रिएक्शन बना लेते थे। तो आपको क्लियरली अब याद हो गया कि डाइल्यूट H2SO4 में जो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो H+ होगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर जो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सल्फेट होगा। ये फिक्स हो गया माइंड में आज के बाद। अब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिंपल है, इसको दिमाग में बिठा लो। क्या बिठाया? डाइल्यूट H2SO4 अगर होगा तो प्रेफरेंशियल कौन है? H+, तो रिएक्शन में क्या बनता है? H2। कंसंट्रेटेड तो प्रेफरेंशियल कौन है? सल्फेट, तो क्या बनता है? SO2। समझ में आ रहा है? इसलिए डिफरेंस आया। तो क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आपको सवाल दे दे कि डाइल्यूट HCl, अब तो क्लियर कर लेंगे, खटाखट खटाखट आंसर दे देंगे। अगर आपको बोले कि जिंक प्लस डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराओ क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे सर अब तो कौन रोकेगा, ZnCl2 प्लस H2। और अगर हम बोले कि कंसंट्रेट से कराओ तो ZnCl2 प्लस Cl2। येलो, ये पढ़ दिया, यस। कर सकते नहीं कर सकते? सब बोलो फटाफट। पुनिया जल्दी बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ तो बोल दिया अगर भाई लोग। अरे कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं, यहीं पर भी H2 बनेगी। यही आइडिया। सर ये क्या बदतमीजी, ये कौन सी थ्योरी है जो हमें आप पढ़ा रहे हो? क्यों इस कंसंट्रेशन के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? सर अभी आपने कहा कंसंट्रेशन में तो ये होगा, अभी आपने कहा कि कंसंट्रेट में ये होगा, अब अचानक क्या हो गया? अभी अभी आप बोल रहे थे कि ऐसा होगा और अचानक क्या हो गया? अब ये कैसे चेंज कर दिया आपने? तो अब देखो, HCl की बात कर ले, H+ से क्या बनाया? H2। Cl- से क्या बनाया? Cl2। H+ से क्या बना? H2। Cl- से क्या बना? Cl2। ये H+ से H2 गया तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन हुआ है। और ये Cl- से Cl2, ये 0 है। ये क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन। तो Cl- क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी क्या था? अब रिड्यूसिंग एजेंट है मेटल, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन है? H+। यहां H+ है तो H2 बना। HCl में फिर देखो आप, ये कंसंट्रेट ले रहे हो तब भी आपका H+ है, तो क्या बना? H2 बना, तो ये H2 बना। यानी कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट तभी लगेगा जब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे एसिड में। कंसंट्रेशन का इफेक्ट तभी लगेगा जब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे एसिड में। कंसंट्रेशन का इफेक्ट तभी लगेगा जब दो, जल्दी बोलो, जब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे एसिड में। जब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे एसिड में। कब? जब दो ऑक्सीडाइजिंग, बोलो, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे। यहां HCl में एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H+, तो अगर एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H+, तो सीधा H2 बनेगी, सीधा H2 बनेगी। क्लियर? तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट यहां नहीं लग रहा। ठीक, अब इसी बेसिस पर हम सॉल्ट के अंदर दो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। एक है ऑक्सीडाइजिंग एसिड डेफिनेशन। क्या है? क्या बोल रहा हूं मैं? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो है वो क्या होता है? जरा देखो, ऑक्सीडाइजिंग एसिड वो होता है जो जिसका एनाइनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्या बोला? जल्दी बताओ। जिसका एनाइनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? जिसका एनाइनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एनाइनिक पार्ट बिहेव नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? H+।
क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि Cl माइनस नहीं कर रहा है, कौन? H+। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ। क्यों? सल्फेट ने पार्टिसिपेट किया था। तो यानी कि एक एग्जांपल तो आ गया मेरे पास, कंसंट्रेटेड H2SO4। बाकी मैं लिख देता हूं, है ना, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 70%, डाइल्यूट HNO3 20%, और वेरी डाइल्यूट HNO3 वो आपका 6%। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एसिड में काउंट होंगे। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इसकी डेफिनेशन लिखो, एसिड इन विच एनायनिक पार्ट डज नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिड इन विच एनायनिक पार्ट डज नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाइल्यूट HCl में एनायनिक पार्ट ने एक्ट नहीं किया, कंसंट्रेटेड HCl में भी एक्ट नहीं किया था, डाइल्यूट H2SO4 में भी एक्ट नहीं किया था, और एक अभी आप याद रख लेंगे कंसंट्रेटेड H3PO4, ये मैं आगे बता दूंगा, इसने भी रिएक्ट नहीं किया है। तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स आपको अभी याद रखने पड़ेंगे कि ये 4 होते हैं, इनमें एनायनिक पार्ट नहीं करता है रिएक्शन। अगर एनायनिक पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा तो सीधा कौन सी गैस निकलेगी? H2। और इनमें जो पार्टिसिपेट करेंगे तो इनमें कौन कौन सी गैसें निकलेंगी वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात अपन ने करी है। अब इसका एक की पॉइंट बना लेते हैं। क्या की पॉइंट है जरा देखना। की पॉइंट ये है कि अगर मेटल प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड आ गया तो H2 निकलती है, और मेटल जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? अबव हाइड्रोजन। और अगर मेटल जो है वो बिलो हाइड्रोजन है तो फिर वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट नहीं करता। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ। अब इसकी पहले तो मेटल लिख लेते हैं अपन। मेटल क्या थी? ली के, काका ने, मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को, नी स्नेह, प्रवाही, कुटी होगी, आज आऊं। तो यहां देखो आप, ये हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन से ऊपर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फील करना, हाइड्रोजन से ऊपर 15 एलिमेंट है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में हमेशा H+ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनायनिक पार्ट नहीं हो सकता उसका, तो H+ ही होगा। H+ होगा तो हमेशा क्या बनेगा? H2 ही बनेगा। H+ होगा तो हमेशा क्या बनेगा? H2 ही बनेगा। तो ये H2 बन गया। बिलो वाली रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि बिलो वाले वीक होते हैं, बताया था आपको, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। H+ भी होता है जो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वीक और वीक रिएक्ट नहीं कर सकते, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? अब आपको पता लग गया कि हाइड्रोजन के ऊपर 15 एलिमेंट है जो रिएक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हमारे पास 4 हैं, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H3PO4। अगर आपने 4 एसिड आज याद कर लिए कि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो आपको क्लियर हो गया कि इनसे हमेशा रिएक्शन होगी तो H2 निकलेगी। तो दिमाग में बैठ गया H2 निकलेगी। 15 एलिमेंट आपको याद हो गए, 4 एसिड ये याद हो गए, तो 15 × 4 करोगे तो 60 रिएक्शन याद हो गई। नींद में भी कोई पूछे खट बता दोगे कैसे? आपसे बोलेगा कि क्या जिंक प्लस डाइल्यूट HCl रिएक्ट करते हैं? आप बोलोगे हाँ, लीके, काका ने, मांगी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, को, नी, स्नेह, प्रभा, हाँ करेंगे। बोलेगा Ag प्लस डाइल्यूट HCl, नो। कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, नो। कॉपर प्लस कंसंट्रेट HCl, नो। कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, नो। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, यस। देखो आप हवा में बोलते रहो कितना भी, ये सारे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। 60 रिएक्शन तो वो याद हो गई। अब बाकी 1 2 3 4, 4 इंटू क्या करेंगे? 4, 16 ही हो गई। एक और आता है प्लेटिनम, 5 हो जाते हैं एलिमेंट ऐसे, तो 5 × 4 करोगे तो 20, तो 60 और 20 80 रिएक्शन याद हो गई एक ही बार में, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते।
तो रिएक्शन आपसे बोलेगा 4 ऑप्शन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो आपको लिखा होगा कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 एरो CuSO4 प्लस H2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, डाइल्यूट H2SO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, कॉपर रिएक्ट नहीं कर सकता उससे, जिंक कर सकता है। क्लियर सबको? फील आई कुछ? अब अगली क्लास में हम ये वाले पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। याद कर लेना इसको, और अगला डीपीपी भी आप कर लेंगे, अगला डीपीपी सेकंड वाला ना ट्राई कर लेना, उसको हो जाएगा।